हेलो दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं कंपनी पर जो टैक्स लगाया जाता है, जिसे कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। इसके बारे में एकदम बेसिक से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को एकदम निचोड़ करके एकदम अच्छे से बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें तो नोट्स अपने हाथों से बना लें। जैसे मैं अपने हाथों से लिखूंगा, इस मार्कर से आप अपने हाथों से लिखेंगे, अपनी पेन से नीली, काली, लाल जो भी आपको अच्छी लगती हो उसका यूज करते समय। पेपर में तो लाल यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन अपनी कॉपी में आप बढ़िया सजावट के साथ लिखोगे, अच्छे से लिखोगे तो गारंटी देता हूँ एक एक लाइन पर एक एक चैप्टर आपको मैं समझा दूंगा और आप पढ़ाने भी लगेंगे चाहेंगे तो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा निगम कर या कंपनी कर। अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लीजिए कंपनी कर या निगम कर। ध्यान दीजिएगा, कंपनी कर या निगम कर। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कॉरपोरेट टैक्स के बारे में। कॉरपोरेट टैक्स होता क्या है? सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कंपनी होती क्या है ना। कंपनी होती क्या है, कंपनी की परिभाषा आपको जानकारी में होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के तहत परिभाषा जो दी गई है, डिफिनीशन जो दी गई है, समझिए। कंपनी की परिभाषा अगर आपको याद होगी तो ठीक है, नहीं याद होगी तो हमसे सुनिए। कंपनी अधिनियम के तहत बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। कंपनी एक्ट के तहत बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कंपनी होती क्या है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। आप सोचिए, कंपनी विधान द्वारा निर्मित, विधि विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाया गया हो, उसे कृत्रिम कहा जाएगा। क्या होता है? कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। विधान का मतलब जिसे नियम कानून के तहत बनाया जाता है, जिसका समापन भी नियम कानून के तहत होता है। कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा का मतलब होता है मुहर होती है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। कंपनी शाश्वत चलती रहती है। कंपनी जब भी स्थापित की जाती है तो कंपनी कभी बंद होने के उद्देश्य से नहीं स्थापित की जाती है। कंपनी शाश्वत चलती रहती है। शाश्वत का मतलब जन्म जन्मांतर तक। व्यक्ति आएंगे, अंशधारी आएंगे, जाएंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। याद रख लीजिएगा फिर से अपने दिमाग में, कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की परिभाषा। कंपनी जो होता है विधान द्वारा, नियम कानून द्वारा, ठीक है, नियम कानून द्वारा, याद रखिएगा, कंपनी जो है विधि विधान द्वारा, नियम कानून द्वारा बनाई गई कृत्रिम व्यक्ति है, जिसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा का मतलब मुहर। आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ बैंक में जाते हैं तो पहले मुहर लगता है, उसके बाद किसी अथॉरिटी का, किसी अधिकारी का सिग्नेचर होता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। कंपनी के जो अंशधारी होते हैं, कंपनी से उनका जो लगाव होता है, कंपनी और कंपनी के सदस्य विच्छिन्न होते हैं। विच्छिन्न का मतलब कंपनी अलग होती है, कंपनी के सदस्य अलग माने जाते हैं। कंपनी कभी मरती नहीं है। जिस प्रकार कंपनी का नियम कानून के तहत लाई जाती है, उसी प्रकार कंपनी का समापन भी नियम कानून के तहत होता है। तमाम परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, परिभाषा तो मालूम होनी चाहिए।
अब आपको बताने जा रहे हैं कंपनी पर कर कैसे लगता है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी पर कर कैसे लगता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, कंपनी पर जो कर लगता है केवल केंद्र सरकार लगा सकती है। ध्यान दीजिएगा, कॉरपोरेट टैक्स कौन लगाता है? कंपनी पर कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। कंपनी पर जो टैक्स लगाया जाता है किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। केंद्र सरकार का मतलब होता है भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है कंपनी पर टैक्स। कंपनी पर टैक्स कौन लगाता है? ठीक है, भारत सरकार। अपनी कॉपी में लिखना है आपको, क्या लिखा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 धारा है कि धारा 366 की उपधारा 6 के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको क्या लिखकर मैंने बताया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद की धारा 366 की उपधारा 6 के अनुसार। आपको अपनी लिखना है, कंपनी कर से तात्पर्य उस कर से है। अपनी कॉपी में लिखिए, कंपनी कर से आशय उस कर से है जो निम्न शर्तें पूरी करती है। कौन सी शर्तें हैं, इसे हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा हमारी बात को, एक एक टॉपिक को। क्या मैं बोल रहा हूँ? कंपनी पर कर कौन लगा सकता है? कंपनी पर कर केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की धारा 366 की उपधारा 6 के अनुसार कंपनी कर का आशय उस कर से है जो निम्न शर्तें पूरी करता हो। उस शर्तें क्या हैं आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या शर्तें? पहली शर्त है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स कृषि आय पर नहीं लगाया जा सकता है। याद रखिएगा, जो कॉरपोरेट टैक्स होता है किस आय पर नहीं लगाया जा सकता? कृषि आय पर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया? कॉरपोरेट टैक्स कृषि आय पर नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक अपनी कॉपी में लिखिएगा, क्या कंपनी द्वारा दिया गया कर अंशधारियों की ओर से दिया हुआ नहीं माना जाता। ध्यान दीजिएगा, जो कंपनी टैक्स देती है, कंपनी द्वारा दिया गया टैक्स, जो कंपनी टैक्स दे देती है, प्रॉफिट कमाएगी, टैक्स दे देती है, अंशधारियों की ओर से दिया हुआ नहीं माना जाता है। याद रखिएगा, जैसे कंपनी ने टैक्स दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अंशधारी ने टैक्स दे दिया, उस पर वो लाभांश पाएगा तो उस पर अलग से टैक्स लगेगा। ठीक है, अगला लिखना है, अंशधारियों को प्राप्त लाभांश पर कर देना होगा।
अंशधारियों को कंपनी में क्या मिलता है? लाभांश। अंशधारियों को प्राप्त लाभांश में से कर देना होगा। याद रखिएगा हमारी बात को, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलिए, लिखते चलिए। कॉर्पोरेट टैक्स कृषि आय पर नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी द्वारा दिया गया टैक्स अंशधारियों की ओर से नहीं माना जाता, कंपनी की ओर से माना जाता है। अंशधारी कंपनी में लाभांश पाते हैं। जो व्यक्ति अंश कंपनी में खरीदता है, डिविडेंड पाता है, उस पर अलग से टैक्स लिया जाएगा। ठीक है। और आपको बता दें, इस संबंध में कोई छूट भी उनको प्रदान नहीं की जाती है। नोट लिख लीजिएगा, इस संबंध में कोई छूट भी नहीं प्रदान की जाती है। नोट लिख लीजिएगा, इस संबंध में कोई छूट भी नहीं प्रदान की जाती है कि अगर आप लाभांश पा रहे हैं तो इस पर आपको कोई डिडक्शन दे दिया जाए। किसी भी प्रकार का कोई भी डिडक्शन लाभांश पर नहीं मिलेगा। कंपनी से कोई व्यक्ति, कोई कंपनी पैसा कमाएगी तो उसको छूट नहीं मिलेगी। इसको लिख लीजिए। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंपनी। क्या लिखना है? कंपनी। कंपनी में आपको लिखना है, कंपनी का अर्थ निम्न से है। एकदम साफ साफ एक टॉपिक समझिएगा। कंपनी का अर्थ निम्न से है। कैसे है निम्न से? कंपनी के अर्थ में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कंपनी पढ़ा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स लिखना है। वह कोई भी भारतीय कंपनी हो। कंपनी किसे माना जाएगा? जिस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। वह कोई भी भारतीय कंपनी हो लिखना है नहीं। ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाएगा? वह कोई भी भारतीय कंपनी हो, कोई भी इंडियन कंपनी हो, उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा। दूसरा नंबर आपको लिखना है, भारतीय कंपनी वह कंपनी होगी जिसका रजिस्ट्रेशन भारतीय कंपनी अधिनियम में हुआ होगा, भारतीय कंपनी एक्ट में हुआ होगा, वही भारतीय कंपनी है। आगे लिखना है, वह विदेशी कानून के अंतर्गत समामेलित हो। वह विदेशी कानून के अंतर्गत समामेलित हो। ध्यान दीजिएगा, भारतीय कंपनी है तो भारतीय कानून के अंतर्गत समामेलित होगी। समामेलन का मतलब स्थापना से है, रजिस्ट्रेशन से है, पंजीकरण से है, जहां से सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे कंपनी का संचालन किया जाता है। भाई भारतीय कंपनी होगी तब भी कॉर्पोरेट टैक्स देगी। क्या विदेश की कंपनियां भारत में नहीं हैं? जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं विदेशी कंपनी है। जिस मोबाइल से आप वीडियो भी देख रहे होंगे वो भी विदेशी कंपनी होगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ। भारत में व्यापार कर रही हैं तो उसका समामेलन, उसकी स्थापना कहाँ हुई होगी? उसकी स्थापना भारत के बाहर हुई होगी, विदेशी कंपनी अधिनियम में हुई होगी। उस पर भी कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, याद रखिएगा। उसके बाद कहा गया है, ऐसी कोई संस्था हो, कोई निकाय हो, निकाय कोई संघ हो जो
भारतीय आयकर अधिनियम 1922 के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1922 के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए कर योग्य हो। ध्यान दीजिएगा, कंपनी पर तो कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा ही, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स वहाँ पर भी लगाने का काम किया जाएगा जो कोई संस्था हो, जो कोई निकाय, निकाय का मतलब नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका, कोई संघ जिसे भारतीय आयकर अधिनियम 1922 लिखा है, 1922 के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए कर योग्य मान लिया गया हो, उस पर भी कॉर्पोरेट टैक्स लगाने का काम किया जाएगा। ठीक है, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। कोई भी हो, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, कोई भी हो, इतना आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो। एक अगला टॉपिक की भी हो गया। अपनी कॉपी में अब लिखना है कॉर्पोरेट कंपनियों के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, कंपनियों के प्रकार। कंपनियां कितनी प्रकार की होती हैं, किसकी नज़र में? भारत सरकार की नज़र में। क्यों भारत सरकार? क्योंकि कंपनियों पर भारत सरकार ही टैक्स लगा सकती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है। कंपनियों पर कौन टैक्स लगाता है? भारत सरकार। कंपनियों की प्रकार, जैसे बहुत सारी कंपनियां आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आपको ध्यान देना है, इसमें आपको लिखना है पहले पर भारतीय कंपनी। याद रखिएगा, भारतीय कंपनी किसे कहा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, भारतीय कंपनी वह कंपनी है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2013 के अंतर्गत पंजीकृत मतलब रजिस्टर हुई हो। भारतीय कंपनी कौन सी कंपनी होती है? वह कंपनी जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, उसे भारतीय कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। भारतीय कंपनी कौन सी कंपनी होगी? जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या इसके पहले भी 1956 था, उसके अंतर्गत रजिस्टर हों, पंजीकृत हों। ठीक है, अगला आपको लिखना है, बहुत सारी कंपनियां केंद्र सरकार स्थापित करती है, बहुत सारी कंपनियां राज्य सरकार स्थापित करती हैं। स्थापित करने की बात हो रही है, टैक्स देने की बात अभी नहीं हो रही है। ठीक है, के अंतर्गत स्थापित कंपनी भी भारतीय कंपनी होगी। याद रखिएगा, भारत सरकार, केंद्र सरकार जिसे बोला जाता है, राज्य सरकार के अंतर्गत जो कंपनियां स्थापित होती हैं उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कौन सी कंपनी? भारतीय कंपनी बोला जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा गया है ऐसी संस्था, समुदाय अथवा निकाय, बहुत सारी संस्थाएं ज़्यादा पैसा कमा लेती हैं,
कोई संस्था होती है, कोई समुदाय होता है, कोई संगठन होता है, कोई निकाय, मतलब निकाय का मतलब नगर पालिका, निकाय होता है जिसे कंपनी घोषित कर दिया गया हो, उसे भी भारतीय कंपनी के नाम से जाना जाएगा। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ 4th नंबर क्या है। 4th नंबर में कहा गया है जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य के लिए उन्हें भी भारतीय कंपनी माना जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर राज्य में जो भी कंपनियां होंगी, पहले क्या नियम था, जब से धारा 370 लग गई तब वहाँ पर दूसरा कुछ नियम चलता था। धारा 370 जो लगी, जो मोदी जी ने लगाया, उससे क्या हुआ, भारतीय कंपनी सब नियम जो यहाँ लगेगा वही नियम वहाँ लगेगा, जो वहाँ लगेगा वही यहाँ लगेगा। पहले यहाँ का नियम अलग था, हमारा था जो पूरे भारत में लागू होता था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके अपवाद लिखा जाता था। लेकिन जब से धारा 370 हटी है, उसमें तमाम संशोधन हुए हैं संविधान में, तब से जो नियम यहाँ लागू है वही नियम वहाँ लागू होगा। पहले ऐसे मिलता था ना, लिख देते थे ब्रैकेट में जम्मू कश्मीर छोड़कर, अब ये शब्द नहीं लिखा जाता है छोड़कर। जम्मू कश्मीर राज्य में भी कोई कंपनी होगी तब भी उसे भारतीय कंपनी माना जाएगा। अगले बार आपको ध्यान देना है, प्रत्येक दशा में उसका रजिस्टर, प्रधान कार्यालय, ध्यान दीजिएगा, भारतीय कंपनी किसे कहा जाएगा, प्रधान कार्यालय जो है वो कहाँ हो, भारत में रजिस्टर हो। भारत में अगर मुख्य कार्यालय है तो उसे भारतीय कंपनी के नाम से जाना जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सीख मिली, कंपनी में क्या शामिल किया जाएगा। वह कोई भी भारतीय कंपनी हो, वह विदेशी कानून के अंतर्गत सम्मिलित हुई हो, उस पर भी कॉरपोरेट टैक्स लगेगा। संस्था है, निकाय है, संघ है, जिसे भारतीय इनकम टैक्स अधिनियम द्वारा कंपनी घोषित कर दिया गया है, उस पर भी कॉरपोरेट टैक्स लगेगा। कंपनियों के प्रकार में भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनी में नंबर 1 पे है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत हुई हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित हुई हो। संस्था, समुदाय, संगठन, निकाय, बहुत सारी संस्थाएं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेती हैं। बहुत सारे समुदाय, संगठन हैं जिनको बाद में कंपनी घोषित किया जाता है, क्योंकि कोई संस्था रहेगी उस पर कम टैक्स लगेगा, ट्रस्ट रहेगा तो पर कम टैक्स लगेगा। अगर वो कंपनी घोषित कर दिया जाए तो सरकार को 30-30, 40-40% टैक्स मिलता है, 50-50%। जो नियम कुल लगेगा वही जम्मू कश्मीर में लगेगा। यहाँ कोई अलग से संविधान नियम नहीं लागू होगा। प्रधान कार्यालय भारत में होगा। इसे भारतीय कंपनी की श्रेणी में डाला जाएगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगला मैं आपको बताने जा रहा हूँ देशी कंपनी किसे कहा जाता है, घरेलू कंपनी किसे कहा जाता है। आपको अपनी कॉपी में आगे लिखना है देशी कंपनी के बारे में, जिसे घरेलू कंपनी के नाम से जाना जाता है। आपको लिखना है दूसरा, देशी कंपनी जिसे घरेलू कंपनी के नाम से जानते हैं। देसी कंपनी जिसे घरेलू कंपनी के नाम से जानते हैं, होता क्या है देखते चलिए। कहा गया है घरेलू कंपनी वह कंपनी है जो अपनी कर योग्य आय के संबंध में भारत में लाभांश घोषित और भुगतान करने पर प्रबंध कर दिया हो। घरेलू कंपनी व देसी कंपनी वह कंपनी होती है जो भारतीय कंपनी हो। ध्यान दीजिएगा, घरेलू कंपनी कौन सी हो। पहली बात, भारतीय कंपनी हो। एक एक टुकड़ों में लिखोगे तो याद रहेगा, भारतीय कंपनी हो। दूसरा नंबर आपको लिखना है, क्या दिया गया है इसमें कहा गया है अपनी कर योग्य आय के संबंध में अपनी
कर योग्य आय के संबंध में, कर योग्य आय के संबंध में भारत में लाभांश घोषित, भारत में लाभांश घोषित तथा भुगतान करे। याद रखिएगा, घरेलू कंपनी, देसी कंपनी वह कंपनी होती है जो क्या करती है, अपनी आय के संबंध में भारत में लाभांश घोषित करेगी तथा भारत में लाभांश का भुगतान करने का काम करेगी। तीसरा नंबर आपको ध्यान देना है, क्या करना है, तीसरा नंबर लिखना है कंपनी अपने समस्त अंशधारियों का रजिस्टर भारत के नियम से रखती है। कंपनी अपने सभी अंशधारियों का रजिस्टर भारत में रखती हो। कहाँ रखती हो? भारत में रखती हो। और भारतीय नियम के अनुसार रखती हो। जो रजिस्टर होता है भारत में रखे और भारतीय नियम के अनुसार रखे। ठीक है, आपको ध्यान देना है आगे क्या कहा गया है। अंश रजिस्टर रखना अधिक से अधिक कर निर्धारण 1 अप्रैल तक प्रारंभ हो जाना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल से पूरी प्रक्रिया इनकी 1 अप्रैल से प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया? रजिस्टर रखने की प्रक्रिया हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं लाभांश घोषित करने लाभांश घोषित करने का स्थान भारत होगा। जो डिविडेंड घोषित किया जाएगा वो भारत में ही घोषित किया जाएगा, भारत के बाहर घोषित नहीं किया जाएगा। 5वां नंबर लिखना है समस्त लाभांश अंशधारियों को केवल भारत में देय होगा। सभी लाभांश अंशधारियों को भारत में देय होगा। मतलब कि भारत के बाहर कोई भी लाभांश नहीं जाएगा। घरेलू कंपनी के संबंध में बड़ी मेहनत से इतना मैंने टॉपिक लिखा, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। भारतीय कंपनी हो, अपनी कर योग्य आय के संबंध में भारत में लाभांश घोषित करे तथा भुगतान करे। कंपनी अपने सभी अंशधारियों का रजिस्टर भारत में रखती हो, भारतीय नियम के अनुसार रखती हो। 1 अप्रैल से प्रक्रिया प्रारंभ हो जानी चाहिए। लाभांश घोषित करने का स्थान भारत होगा। सभी लाभांश अंशधारियों को भारत में देय होगा। इसको अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिए। आपको बताने जा रहे हैं तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर है जनता के सारवान हित वाली कंपनी। तीसरा नंबर जनता के
सारवान हित वाली कंपनी, जनता के सारमान हित वाली कंपनी। ठीक है, सबसे पहले लिखना है सरकारी स्वामित्व के अधीन कंपनी। पहला लिखिए सरकारी स्वामित्व के अधीन कंपनी। सरकारी स्वामित्व का मतलब क्या होता है? जिस कंपनी में सरकार का मालिकाना हक हो। सरकार का मतलब है चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे रिजर्व बैंक हो, कम से कम 40%। ठीक है, कम से कम जिस कंपनी में 40% हिस्सा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, इन सब के पास आप मान सकते हैं। केंद्र सरकार के पास हो या राज्य सरकार हो या रिजर्व बैंक के पास जिस कंपनी में हिस्सा होगा उसे कौन वाली कंपनी? सरकारी स्वामित्व के अधीन कंपनी माना जाएगा, जनता का हित रखने वाली कंपनी माना जाएगा, जनता के सारवान हित वाली कंपनी माना जाएगा। अगला लिखना है बिना लाभ के उद्देश्य से स्थापित कंपनी। दूसरा, बिना लाभ के उद्देश्य से स्थापित कंपनी। ऐसी कंपनी जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जनता को सेवा प्रदान करना होता है, जनता को पुण्य प्रदान करना होता है, जनता पुण्य कमाने के लिए स्थापित की जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? बिना लाभ के उद्देश्य से स्थापित कंपनी या अलाभकारी या गैर व्यापारी कंपनी के नाम से जाना जाता है। जो जैसे कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, जैसे कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, ठीक है, लाभ कमाने से उद्देश्य नहीं होता बल्कि इनका सेवा प्रदान करना होता है। बहरहाल स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अनाथालय हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, ये सब क्या है? ठीक है, वेरी गुड शर्मा जी। तीसरा नंबर आपको बताना चाहते हैं, कहा गया है बोर्ड द्वारा घोषित कंपनी। बोर्ड मतलब कोई भी कंपनी जिसे सरकार द्वारा बोर्ड घोषित कर दिया जाए, जो जनता के हित को रखती हो, सरकार उसे बोर्ड घोषित कर दे, सरकारी कंपनी घोषित कर दे, उसे जनता के सारवान हित वाली कंपनी के नाम से जाना जाएगा। पारस्परिक लाभ समिति, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर पारस्परिक लाभ समिति, पारस्परिक जो लाभ रखती हो, जिसमें लाभ का एक आपस में मिलकर लोग फायदा कमाने के उद्देश्य से कोई संस्था स्थापित करते हैं, उसे बोला जाता है पारस्परिक लाभ। कौन इसे घोषित करेगा? केंद्र सरकार इसे कंपनी घोषित कर सकती है। जिसमें पारस्परिक लाभ का मतलब जिसमें जनता का हित हो, जनता का कोई अहित ना हो, उसे पारस्परिक लाभ वाली कंपनी के नाम से घोषित किया जा सकता है। पांचवा नंबर, ठीक है, आपको ध्यान देना है, लिखना है आपको सहकारी समिति। सहकारी समिति वाली कंपनी। सहकारी समिति वाली कंपनी किसे बोला जाएगा?
सहकारी समिति वाली कंपनी उसे बोला जाता है जिसमें 50% मताधिकार सहकारी समितियों के पास हो। सहकारी समितियों 50% मतलब आधे से अधिक मताधिकार सहकारी समितियों, सह का मतलब साथ साथ जो मिलकर काम करते हैं, सहकारी समितियों के पास जो हो उसे सहकारी समिति वाली कंपनी कहा जाएगा। आपको ध्यान देना है, इन टॉपिकों को आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, सारवान हित बार बार मिलता है, सारवान हित का मतलब क्या होता है, पूरा टॉपिक समझिए। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, सारवान हित किसे कहते हैं। सारवान हित, सारवान हित किसे कहा जाता है, हेडिंग डाल लीजिएगा। सारवान हित का मतलब एक व्यक्ति का किसी कंपनी में सारवान हित कब माना जाता है, लिख लीजिए। एक व्यक्ति का किसी कंपनी में सारवान हित तब माना जाता है, एक व्यक्ति का किसी कंपनी में सारवान हित तब माना जाता है जब उसके पास अपने हित के लिए अंश हों, जब उसके पास अपने हित के लिए अंश हों। ध्यान दीजिएगा, अंश कितने होने चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, जिन पर कम से कम 20%, यानी कि कंपनी में अगर 100% अंश है पूरा, तो 20% अंशों पर मताधिकार हो। मताधिकार का मतलब वोट देने का अधिकार हो, उसे सारवान हित वाली कंपनी के अंतर्गत जोड़ा जाता है। उसके बाद परंतु ऐसे अंश नहीं शामिल होंगे जिन पर निर्धारित दर से लाभांश मिलेगा, मतलब जिन पर लाभांश की दर निश्चित हो पहले से, वैसे अंशों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक जो है आपका सारवान हित वाली कंपनी का हो गया। अपनी कॉपी में अगला लिखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। अपनी कॉपी में अब अगला टॉपिक लिखना है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। आपको अपनी कॉपी में लिखना है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। अपनी कॉपी में लिखिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। सार्वजनिक का मतलब सरकारी, सार्वजनिक का मतलब सरकारी। ऐसी कंपनी जो केंद्र अथवा राज्य के, ऐसी कंपनी जो केंद्र अथवा राज्य के अधिनियम द्वारा या विशेष प्रस्ताव द्वारा स्थापित हो। ऐसी कंपनी जो केंद्र अथवा राज्य सरकार के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित हो। ध्यान दीजिएगा, उसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कहते हैं। उसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कहते हैं। मतलब कि केंद्र सरकार के नियम द्वारा, राज्य सरकार के नियम द्वारा जिस कंपनी की स्थापना की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कहते हैं।
ठीक है, अगला लिखना 3 हो गया। चौथा, फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी किसे कहते हैं? ऐसी कंपनी जो घरेलू नहीं है, जो देसी नहीं है, जिसका पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं हुआ है, उसे ऐसी कंपनी जो घरेलू नहीं है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे विदेशी कंपनी। याद रखिएगा, जिसका प्रबंध व नियंत्रण भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत ना होता हो उसे विदेशी कंपनी के नाम से जाना जाता है। अब बात आएगी कर दायित्व की गणना, निवास स्थान की गणना, अब आपको आगे बताने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कॉरपोरेट टैक्स, कंपनियों पर लगने वाला कर, जिसे निगमीय कर के नाम से भी जानते हैं। आपको मैंने इसके पहले बता दिया निगमीय कर क्या होता है, कंपनी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, और तमाम जो नियम कानून है मैंने बता दिया आपको। अब आपको आगे मैं बताने जा रहा हूँ कंपनियों का निवास स्थान। कभी आप पढ़े होंगे इनकम टैक्स में निवास स्थान एवं कर दायित्व चैप्टर, वहाँ पर थोड़ा सा पार्ट कंपनी के संबंध में मिलता है, तो यहाँ पर उस पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। कंपनी का निवास स्थान, रेजिडेंस ऑफ कंपनी, इंग्लिश में बोलेंगे। कुछ शर्तें होती हैं, कुछ, ठीक है, तो इसके लिए नियम है। कंपनियों का निवास स्थान ऐसे हमारे साथ में आप बना लीजिएगा, ऐसे हमारे साथ में आप बना लीजिएगा। आपको जानकारी होनी चाहिए निवासी 2 प्रकार के होते हैं, निवासी होते हैं और अनिवासी होते हैं। निवासी में 2 टाइप्स होते हैं, साधारण निवासी, असाधारण निवासी। साधारण निवासी किसे कहते हैं, असाधारण निवासी किसे कहते हैं, अनिवासी किसे कहते हैं। कुछ शर्तें हैं। कंपनी निवासी तभी कही जाएगी जब कुछ शर्तों की पूरा करे। निवासी भारतीय कंपनी हो। निवासी कब कहा जाएगा? भारतीय कंपनी हो। कंपनी कौन सी हो? कंपनी भारतीय हो, कंपनी इंडियन हो, ठीक है। और प्रबंध व नियंत्रण भारत से। भारतीय कंपनी का मतलब जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत हुआ हो उसे भारतीय कंपनी कहेंगे। प्रबंध व नियंत्रण हेड ऑफिस वगैरह इंडिया से हो। तो इन कंडीशन को जो पूरा करता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है निवासी कंडीशन। और जैसे कि व्यक्ति में असाधारण निवासी होता है, हिंदू अविभाजित परिवार में असाधारण निवासी होता है, तो कोई भी कंपनी असाधारण निवासी नहीं होती है। कोई भी कंपनी असाधारण निवासी नहीं होती है, इसको आप ध्यान देंगे। और ध्यान देना है अनिवासी कंपनी कौन सी होगी, इसको भी आपको ध्यान देना है। अनिवासी कंपनी वह कंपनी होती है जो इन शर्तों को पूरा नहीं करती है। मतलब कि कंपनी विदेशी हो, कंपनी
विदेशी हो, यानी कि भारत की ना हो। प्रबंध व नियंत्रण भारत के बाहर हो, उसे बोला जाता है असाधारण निवासी, अनिवासी। याद रखिएगा, कंपनी निवासी तभी होगी जब मेन कंडीशन को पूरा करे। मेन कंडीशन क्या है? कंपनी भारतीय होनी चाहिए, प्रबंध व नियंत्रण भारत से होना चाहिए। असाधारण निवासी वह निवासी है जो असाधारण निवासी कोई भी कंपनी नहीं होती है। अनिवासी विदेशी कंपनी विदेशी हो उसे अनिवासी कहा जाएगा। प्रबंध व नियंत्रण भारत के बाहर हो तब भी उसे अनिवासी कहा जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्या दिया गया है एक एक करके एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको, ठीक है। जो ये बुक है, इस बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उस एग्ज़ाम्पल को बताना चाहते हैं कि एग्ज़ाम्पल 1, एग्ज़ाम्पल 2, क्योंकि ताकि स्टूडेंट को कोई भी आधार ना बने कि हमसे वो पूछे क्वेश्चन दोबारा, इसीलिए एक ही बार में सब दे दो, एग्ज़ाम्पल और न्यूमेरिकल जो सवाल दिए रहते हैं उनको भी। हमारे पास साहित्य भवन पब्लिकेशन HC मेहरोत्रा SP गोयल की बुक है, जिसमें कहा गया है इलस्ट्रेशन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन शायद नहीं दिया है इसमें। मैं चाहता हूँ कि दोबारा कोई स्टूडेंट हमसे पूछे ना, क्यों ना पूछे, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं रहता और आपको भी प्रॉब्लम होती है पूछने में। कहा गया है कंपनी का निवास स्थान निर्धारित कीजिए। क्वेश्चन कहा है कंपनी का निवास स्थान निर्धारित कीजिए। कंपनी का निवास स्थान कैसे निर्धारित किया जाएगा, आपको ध्यान देना है, ठीक है। कंपनी का निवास स्थान कैसे निर्धारित किया जाएगा, वो तो मैंने नियम बताया, प्रबंध व नियंत्रण भारत से हो, कंपनी भारतीय हो। कहा गया है कि एक्स लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है। क्वेश्चन कहा गया है आपको कंपनी का निवास स्थान निर्धारित करना है। कहा गया है एक्स लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है। एक्स लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है। एक्स लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो भारत में तथा ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में व्यापार कर रही है। जो आपको ध्यान देना है, एक्स एक भारतीय कंपनी है जो भारत में तथा ब्रिटिश पूर्वी में व्यापार करती है। जो भारत में तथा ब्रिटिश पूर्वी में व्यापार करती है, ठीक है। गत वर्ष में उसकी ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका की आय ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका की आय भारत की आय से कहीं ज़्यादा है, कहीं अधिक है। मान लीजिए आपको क्या करना पड़ता है, निवास स्थान मालूम करना है। आपको ध्यान देना है,
एक्स लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो भारत में तथा ब्रिटिश पूर्वी में व्यापार करती है। भारत में भी बिजनेस करती है और ब्रिटिश के पूर्वी में भी बिजनेस करती है। और क्या करती है, गत वर्ष में उसकी ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका की आय भारत की आय से अधिक है। समझिएगा हमारी बात। तो आपको आय अधिक है कम है इससे नहीं मतलब है, भारतीय कंपनी है तो निवासी भारत की मानी जाएगी। भारतीय कंपनी है तो निवासी भारत की मानी जाएगी। भारत की इनकम पर इसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे जहाँ कमाए भारत में ही इसको टैक्स देना पड़ेगा। ये पहला टॉपिक आपका हुआ कंप्लीट। मतलब कि भारतीय कंपनी है तो भारतीय ही मानी जाएगी। एक क्वेश्चन और देखिए, एग्जाम्पल ही है, इस बुक में क्वेश्चन नहीं दिया है। कहा गया है उदाहरण दो निवासी ही मानी जाएगी। निवासी में आपको लिखना है एक्स लिमिटेड तथा वाई लिमिटेड क्रमशः भारत, पाकिस्तान एवं भारत में पंजीकृत है। एक्स लिमिटेड तथा वाई लिमिटेड क्रमशः भारत एवं पाकिस्तान एवं भारत में पंजीकृत है। पाकिस्तान एवं भारत में पंजीकृत है। ठीक है, पंजीकृत है। गत वर्ष के लिए एक्स लिमिटेड का प्रभावी प्रबंध भारत रहा है। गत वर्ष दिया रहेगा ऐसे, एक्स लिमिटेड का प्रभावी प्रबंध भारत रहा है। मतलब कि प्रबंध व नियंत्रण भारत से होता है। वाई लिमिटेड के संचालक मंडल की सभी मीटिंग पाकिस्तान में होती है। वाई लिमिटेड के संचालक मंडल की सभी मीटिंग पाकिस्तान में होती है। आपको लग रहा होगा भाई एक्स का प्रबंध भारत से हो रहा है, वाई का प्रबंध पाकिस्तान पंजीकृत भी है, संचालक मंडल की सभी मीटिंग्स वहाँ होती हैं जो मैंने बताया आपको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उत्तर देखो कहा है एक्स लिमिटेड इज़ रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। एक्स लिमिटेड पाकिस्तान की है। एक्स लिमिटेड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड का प्रभावी प्रबंध भारत में रहा है। वाई लिमिटेड के संचालक मंडल की मीटिंग, ध्यान दीजिएगा, एक्स लिमिटेड पाकिस्तानी है, इसका प्रबंध भले है इंडिया में है, और वाई लिमिटेड इंडिया की है, इसका संचालक उल्टा बोल रहा है इसमें। तो इंग्लिश में लिखा है देखो, एक्स लिमिटेड इज़ रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान हैंस फॉरेन कंपनी। मतलब भारत, एक्स लिमिटेड पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है तो एक्स लिमिटेड क्या होगी, विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी होगी। इंग्लिश में लिखा है देखो, वाई लिमिटेड रजिस्टर्ड इन इंडिया, इसलिए इंडियन कंपनी होगी, वाई लिमिटेड इंडियन कंपनी होगी। इसको आप देख लीजिएगा। दो इलस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिए हैं, आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर जिसके अंतर्गत आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिसके माध्यम से ही आप सवाल लगा पाएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 बताएंगे, 3 बताएंगे, फिर 4 बताएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन में समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पहले लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट नियम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस। आप पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स में सेकंड नंबर एग्जाम्पल तक मैंने आपको बता दिया। अब मैं थर्ड नंबर एग्जाम्पल तो हमें बताना है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताने जा रहे हैं जिसे आपको समझना होगा, आपको तैयार करना होगा, और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है साफ साफ हिंदी में, कर दायित्व। जो आपकी बुक है, आपकी बुक में थोड़ा कई पॉइंट दिए गए हैं, 8 पॉइंट तक, लेकिन हम इसको 5 पॉइंट तक समेट देंगे।
ठीक है, 5 पॉइंट तक जब हम समेटेंगे, कोई कंपनी होगी यहाँ पर, ये सब इनकम टैक्स में थोड़ा बहुत क्या अधिकतर चीज़ें आप पढ़े हैं, आपको थोड़ा हिंट देना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। अपनी कॉपी में ऐसे बनाकर लिख लीजिए। अपनी कॉपी में लिख लीजिए आप विवरण, आय का विवरण, आय का विवरण। आय के विवरण के बाद आपको आना है, यहाँ लिख लेना है साधारण निवासी, असाधारण निवासी। अगला आना है अनिवासी। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ध्यान देना है, क्या करना है, आप पहला नंबर लिखिए, भारत में प्राप्त आय। ऐसी कोई कंपनी है जो कॉरपोरेट टैक्स देती है, अब कॉरपोरेट टैक्स उसके ऊपर कब लगेगा, जब उसकी आय भारत में प्राप्त हो। टैक्स टैक्स टैक्स। वैसे आपको मैं बता दूं, कंपनी कोई असाधारण निवासी नहीं होती है, इसको भी आप जानते हैं भली भांति। कंपनी कोई असाधारण निवासी नहीं होती है। अगला लिखिए दूसरा, भारत में उपार्जित आय। ऐसी कोई आय जो भारत में उपार्जित हो, मतलब ऐसी कोई कंपनी जो भारत में टैक्स, भारत में पैसा कमाए। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भारत के बाहर है, कंपनी से पैसा कमाता है, कंपनी से अपना, अगर वो भारत में रिसीव करेगा तो तीनों में लगेगा, भारत में ही कमाया जाए तब भी तीनों में लगेगा। ठीक है, उसके बाद भारत के बाहर से आए, नियंत्रण भारत से हो, नियंत्रण भारत से हो, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो केवल 2 कंडीशन में टैक्स लगेगा, और आपको बताना चाहते हैं भारत के बाहर से आए। वो आय चाहे जो हो सकती है, कोई व्यक्ति होगा तो व्यक्ति की आय हो सकती है। बहरहाल हम यहाँ व्यक्ति नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम कंपनी पढ़ रहे हैं। तो आपको बताना चाहते हैं क्या लिखना है, टैक्स केवल 1 दशा में लगेगा। 5वां नंबर, गत वर्षों में भारत के बाहर कमाई गई आय, किसी भी कंडीशन में टैक्स नहीं लगेगा। गत वर्ष से पूर्व यहाँ लिखेंगे टैक्स, टोटल इनकम। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताने का काम कर रहा हूँ। इसको लिख लीजिएगा, इसी के बेस पे क्वेश्चन लगेगा। इसका एक फार्मूला भी होता है 33,210। दुनिया के किसी कोने में पैसा कमाया जाए, अगर भारत में प्राप्त होगा तो तीनों कंडीशन में टैक्स लगेगा। भारत में कमाया जाएगा तो तीनों में लगेगा ही। भारत के बाहर कमाई हो, देखो 2, इसका मतलब 3, इसका मतलब 3, इसका मतलब 2, इसका मतलब 1। ठीक है, भारत में कमाया जाएगा तो तीनों में लगेगा, भारत के बाहर से प्राप्त होगी तो तब भी तीनों में लगेगी। अगर भारत से नियंत्रण हो तो कितने में लगेगी, 2 में लगेगी। नियंत्रण भारत से बाहर हो तो 1 में लगेगा। गत वर्षों में भारत के बाहर कमाई गई आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं बढ़िया से। आपको ध्यान देना है, जो आपके पास बुक होगी, बुक में कहा गया है आयकर अधिनियम 1961, इलस्ट्रेशन नंबर 3। आयकर अधिनियम 3 1961 का अनिवासी था। एक दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है।
उसके पास कुछ प्राप्तियां दी गई हैं, भारत में कर योग्य है या नहीं है, कारण सहित आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, सैमसंग एक कंपनी है, सैमसंग कंपनी का नाम है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहरहाल इस बेस पे नहीं है जिसका मैंने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, कोई बात नहीं है, बताना है ही। तो कह रहे हैं दक्षिण कोरिया की कंपनी है सैमसंग, कहती है, क्या कहती है, दक्षिण कोरिया तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समझौते के अनुसार भारत सरकार को 50,000 रुपया प्राप्त। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण कोरिया तथा भारत सरकार के बीच समझौता हुआ है, 50,000 रुपया इनको क्या मिला हुआ है, समझौते के स्वरूप भारत सरकार को मिला, क्योंकि भारत में आकर बिजनेस करती है। तो आपको ध्यान देना है, कहा गया जो आय भारत में प्राप्त हुई समझी जाए। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पहला बोला है सरकार द्वारा किसी अनिवासी को रॉयल्टी का भुगतान प्राप्तकर्ता के लिए भारत में उपार्जित माना जाता है। दक्षिण कोरिया की कंपनी द्वारा प्राप्त 50,000 रुपया भारत में कर योग्य होगा। हो सकता है आपके पास बुक ना हो, केवल सुन लीजिए क्वेश्चन कहता क्या है। सैमसंग कंपनी है, कौन सी कंपनी है, थोड़ा लिख करके बता देते हैं। सैमसंग कहाँ की कंपनी है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है। सैमसंग की कंपनी से प्राप्त होता है, भारत सरकार के बीच समझौता होता है और भारत सरकार को कुछ पैसा प्राप्त होता है, 50,000 रुपया। तो पहली बात तो भारतीय कंपनी नहीं है सैमसंग, क्योंकि प्रबंध व नियंत्रण भारत के बाहर है उसका। विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी अधिनियम के तहत उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तब भी क्या होगा, भारत में कोई भी पैसा उपार्जित होगा, कोई भी पैसा रिसीव होगा, तब टैक्स देना पड़ेगा। अनिवासी है तब भी टैक्स देना पड़ेगा, इसको याद रख लीजिएगा। फिर समझो, सैमसंग कंपनी है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है, भारत में व्यापार करती है, 50,000 रुपये प्राप्त करती है, 50,000 रुपये कमाती है। ठीक है, तो भारत सरकार को पैसा मिल रहा है, भारत सरकार को 50,000 मिल रहा है और भारत सरकार का टैक्स, ठीक है, लगेगा। अगला है म्यांमार की स्थिति, अगला क्या कहता है, भारतीय कंपनी कलकत्ता लिमिटेड जो भारत की निवासी है, भारत में व्यापार में प्रयोग करने के लिए प्राविधिक ज्ञान के लिए 1 लाख रुपया क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। भारतीय कंपनी कलकत्ता लिमिटेड है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा समझ लीजिए थोड़ा सा, बस ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें समझाना है हमें। भारतीय कंपनी, ठीक है, कलकत्ता में है, कलकत्ता है। कहा गया जो निवासी है भारत में व्यापार में प्रयोग करने के लिए प्राविधिक ज्ञान के आयात के लिए 1 लाख रुपया प्राप्त किया है। ध्यान दीजिएगा, प्राविधिक ज्ञान क्या है, टेक्निकल नॉलेज के लिए दिया इन्होंने कहीं पर। भारतीय कंपनी है, भारत के बाहर इन्होंने टेक्निकल नॉलेज दिया। कहा गया एक अनिवासी द्वारा किसी निवासी को भारत में व्यापार में तकनीकी ज्ञान के प्रयोग का अधिकार देने के लिए फलस्वरूप कितना देना पड़ रहा है, 1 लाख रुपया देना पड़ रहा है। 1 लाख रुपया दक्षिण कोरिया की कंपनी को। फिर समझिए, अनिवासी द्वारा किसी निवासी को भारत में व्यापार में तकनीकी प्रयोग करने के लिए अधिकार देने के लिए कुल मिलाकर 1 लाख प्राप्त हो रहा है। भारत में अगर कोई पैसा प्राप्त होगा, चाहे जहाँ से प्राप्त हो, कोई पैसा पैदा होगा तो अनिवासी है, निवासी है, सभी दशाओं में टैक्सेबल होगा। यहाँ आपको केवल अनिवासी में बताना है टैक्सेबल है कि नहीं है। यानी कि कुल मिला के भारत में पैसा मिले, भारत से पैसा उपार्जित हो, तो तीनों दशाओं में टैक्सेबल रखता है। अगला क्या है, भारतीय संगठन की मुंबई की एक अनिवासी कंपनी है जो सिंगापुर तथा मलेशिया में व्यापार के लिए चित्रकला आयात करने के फलस्वरूप 75,000 रुपया प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी कंपनी है, भारत के बाहर
चित्रकला का प्रयोग करने के लिए प्राप्त हुआ है। आपको जानकारी होनी चाहिए, भारत के बाहर प्राप्त हुआ है। भारत में प्राप्त होगा या भारत में कमाया जाएगा तब अनिवासी में भी टैक्सेबल होगा। भारत के बाहर तो प्राप्त हुआ है लेकिन कमाया है वहीं पर और वहीं पर प्राप्त कर लिया गया है, तो कर योग्य नहीं होगा। उसके बाद कहा गया है, सा हो गया, दा हो गया। दा कहता है भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनिवासी केशवराम से भारत में व्यापार में प्रयोग के लिए फार्मूला प्रतिफल 2 लाख रुपया प्राप्त किया इन्होंने। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया देख लीजिएगा। एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को भारत में फार्मूला प्रयोग करने के लिए प्रतिफल देय रॉयल्टी की आय भारत में उपार्जित मानी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, भारत में कुल मिलाकर पैसा पैदा हो, भारत में पैसा कमाया जाए तो अनिवासी में भी टैक्सेबल होगा। इसको याद रखिएगा, जो मैंने नियम बताया। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक और है कुछ, और क्या है, एक और पढ़ देते हैं। देखो हमारे पास PDF है, इसे पढ़ रहे हैं। यूके में व्यापार चित्रकला जो अनिवासी है 40,000 रुपया। यूके भारत के बाहर है, ध्यान दीजिएगा, भारत के बाहर यूके है तो यहाँ भाई कर योग्य नहीं होगा। याद रख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं आपके सामने, बता देते हैं अच्छे से। लिखना है आपको। चौथा के बाद हमको लगता है कहानी खत्म है। चौथे में कहता है कोलकाता के व्यापार से आए जो अमेरिका से प्रतिबंधित है 25,000 रुपया। कोलकाता के व्यापार से आए जो अमेरिका से प्रतिबंधित हैं, निवासी और अनिवासी की दशा में आपको बताना है कौन सी आय कर योग्य होगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, मैंने क्या बताया था, भारतीय कंपनी पर जो इनकम होती है वो क्या होती है, कर मुक्त, असाधारण निवासी कोई भी कंपनी नहीं होती है। असाधारण के लिए डैश कर दिया। लिखना है आपको कोलकाता के व्यापार की आय। ठीक है, कोलकाता भारत में है, काता के व्यापार की आय। कोलकाता के व्यापार से इन्होंने कितना कमाया है, इन्होंने 25,000 रुपया कमाया है, जो अमेरिका से प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित का मतलब होता है अमेरिका से कंट्रोलिंग हो रही है। कोई बात नहीं, इंडिया में कमाए हो टैक्स दो, इंडिया में कमाया है, कोलकाता इंडिया में है, भले अमेरिका से संचालन हो रहा है, देना पड़ेगा। भारत में कमाया जाएगा तो भारत में देना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया है म्यांमार की संपत्ति से आय जो भारत में प्राप्त की। म्यांमार भारत के बाहर है लेकिन वहाँ कमा रहे हैं, प्राप्त यहाँ कर रहे हैं। म्यांमार की संपत्ति से आय, संपत्ति से आय। म्यांमार भारत के बाहर है, संपत्ति से इनकम कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति अगर होता ना तो इसमें भी टैक्सेबल होता है। भी बता दूं आपको, कोई व्यक्ति नहीं है, कंपनी का कैलकुलेशन करना है तो इसीलिए इसको हटा दिया गया है। और निवास स्थान कर दायित्व आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स में, बड़ा अच्छा वहाँ पर हमने समझाया भी है। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिए लेकिन वहाँ क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं। श्रीलंका के व्यापार से लाभ 15,000 रुपया। श्रीलंका के व्यापार से लाभ, भारत के बाहर है श्रीलंका, 15,000 रुपया केवल इसमें लगेगा, अनिवासी वाले में नहीं लगेगा। भारत के बाहर अगर कोई कमाया जाए, हाँ भारत के बाहर रिसीव हो जाए, श्रीलंका के बाहर ही रिसीव हो रहा है, वहीं जमा कर ले रहे हैं। ठीक है, अगला है केन्या के पेशे से वहीं प्राप्त आय जो भारत में स्थापित था। केन्या में इनका पेशा है, ठीक है, वहाँ से कितना कमा रहे हैं 15,000 रुपया।
केन्या के PCCI। केन्या भारत के बाहर भैया, वहीं पर स्थापित है, ठीक है। जो भारत में स्थापित था, केन्या भारत के बाहर है, वहीं प्राप्त किया इन्होंने। केन्या के पैसे से वहीं पर प्राप्त कर है, भारत के बाहर प्राप्त है तो केवल एक कंडीशन में। 5वां नंबर, यूके भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज आधा भारत में प्राप्त हुआ। प्रतिभूतियों पर ब्याज हिंदी में लिख लीजिए। भारत में कितना है, कमाए हैं यूके में 5,000, आधा भारत में प्राप्त कर रहे हैं। तो याद रख लीजिएगा, अगर भारत में आधा प्राप्त कर रहे हैं, यूके में कमाए हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर कम अनिवासी होंगे तो 5,000 लगेगा, भारत में प्राप्त कर रहे हैं तो 2,500। क्यों ऐसा किया गया? 5,000 कमा रहे हैं, ठीक है, 5,000 कमा रहे हैं, आधा भारत में प्राप्त कर ले रहे हैं, तो भारत में आधा लगेगा। फिर से समझ लीजिए, यूके सरकार की प्रतिभूतियों पर जिसका आधा भाग भारत में है, वो उल्टा हो गया। भारत के बाहर अगर कोई पैसा कमाएगा तो एक कंडीशन में लगता है, प्राप्त कर रहे हैं 2,500, आधा प्राप्त कर रहे हैं, तब वहाँ लगेगा, क्योंकि ये 2,500 सब में आ जाएगा, ये 5,000 केवल एक में रहेगा। 6वां नंबर कहता है इंग्लैंड विकास पत्र का ब्याज। इंग्लैंड विकास पत्र बोला है, ब्याज इनको मिला है। भारत के बाहर पैसा कमा रहे हैं, इंग्लैंड भारत के बाहर है, कितना रुपया कमा रहे हैं? इंग्लैंड विकास पत्र से 1/5 भारत में प्राप्त किया है। देखो, इंग्लैंड में भारत के बाहर कमाओगे तो एक कंडीशन में तो लगेगा ही, नियंत्रण भारत से होगा तो 2 में लगेगा, लेकिन 1/5 इसका, 1/5 10,000 रुपया। उसके बाद 7वां, अमेरिका में कृषि आय, वहाँ प्राप्त की, फिर भारत भेजी, एक कंडीशन में लगेगा। अमेरिका में कृषि आय कितना? अमेरिका में कृषि आय 81,000 रुपया, भारत के बाहर है तो केवल एक कंडीशन में टैक्स लगता है। 8वां नंबर, कनाडा की संपत्ति से आय विदेश में प्राप्त की। संपत्ति से आय, कनाडा की संपत्ति से आय, कनाडा संपत्ति से आय कितना? 40,000 रुपया विदेश में प्राप्त कर रहे हैं, तो केवल एक कंडीशन में टैक्स लगेगा। यानी कि कुल मिलाकर के भारत के बाहर जो भी पैसा कमाया जाएगा, एक कंडीशन में टैक्स लगेगा। 9वां नंबर, युगांडा के व्यापार की आय जो दिल्ली से नियंत्रित है, कमाए हैं 45,000 रुपया। युगांडा के व्यापार से आए, दिल्ली से नियंत्रण। युगांडा भारत के बाहर है, कमाया है इन्होंने कितना? 45,000। एक तुम में लगेगा, तो नियंत्रण भारत से है तो 45,000 यहाँ भी लगेगा, लेकिन इसका तो लिखने नहीं है। तो कितना प्राप्त कर रहे हैं इंडिया में? 25,000 इंडिया में प्राप्त कर ले रहे हैं। उसके बाद भारत के भवन की बिक्री से आए, भारत में भवन की बिक्री से आए लाभ जो श्रीलंका में प्राप्त किया। 10वां नंबर, भारत में भवन की बिक्री से लाभ जो कहाँ प्राप्त किया? इंग्लैंड, वहाँ ले जा रहे हैं, श्रीलंका। सभी कंडीशन में लगता है, 2 ही पूछा है, 2 में लिख दो अपना। कितना?
18,000। 18,000। बांग्लादेश में बैंक में जमा कमाया, वहीं पर बांग्लादेश में बैंक जमा पर कमाई। बांग्लादेश में बैंक जमा पर कमाई 6,000 रुपया। केवल एक, भारत के बाहर अगर कोई पैसा कमाओगे तो केवल एक में टैक्स लगेगा। आय भोपाल में उपार्जित, सिंगापुर में प्राप्त की। 12 नंबर। भोपाल इंडिया में है, एमपी। भोपाल में प्राप्त, उपार्जित, सिंगापुर में प्राप्त। सिंगापुर में प्राप्त। सिंगापुर भारत के बाहर नहीं है और लेकिन पैसा इंडिया में ही कमाया जा रहा है। दोनों में 6,000, सब में होता है लेकिन इसका तो लिखने नहीं है। इंग्लैंड में कृषि आय, यह आय बच्चों को शिक्षा के लंदन पर व्यय कर दी गई। इंग्लैंड में कृषि आय, इंग्लैंड भारत के बाहर है तो केवल एक कंडीशन में टैक्स लगेगा। इसको आपको एक बार हम बताना चाहते हैं एकदम स्पष्ट तौर पर फिर से। मिला लीजिएगा आप। 25,000, 25,000, 10,000, 15,000, 2 बार डैश है देखो। 5,000, 2,500, 50,000, 10,000, 81,000, 40,000, 45,000, 25,000, 18, 6 डैश है ना, फिर 6, फिर 5। कहने का मतलब वही नियम है जैसे अब दिया गया है। भारतीय कंपनी क्या है, भारतीय कंपनी के बारे में लिख दीजिए जो मैंने बताया था। ऐसी कंपनी जो मैंने भारत सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की गई हो, उसका रजिस्ट्रेशन भारतीय कंपनी अधिनियम में हुआ हो, सभी लाभांश भारत में वितरित किए जाते हों, कंपनी निवासी कब मानी जाती है, सब यही सब नियम मैंने बता दिया। एक चैप्टर आपका।